नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक की चर्चा की और बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको वो ज्योतिष ज्ञान समझ में आया होगा, उसका लाभ उठा रहे होंगे। आज एक अहम विषय को लेकर के आए हैं जिसकी दक्षिण भारत में तो बहुत चर्चा है, हवा बना रखा है। अब वही हवा हमारे उत्तर भारत में 50-40 साल से आ गया है। इस प्रकार से मंगल दोष का यहाँ आया है। मंगल दोष दक्षिण भारत में बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। अब वो मंगल दोष यहाँ पर भी हवा बना हुआ है। उसके बाद में काल सर्प दोष या काल सर्प योग, इसकी चर्चा दक्षिण भारत में ज्यादा होती है, हमारे यहाँ इसकी नहीं होती और ना ही हमारा किसी भी शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता। किसी भी ज्योतिष शास्त्र में, चाहे वो जैमिनी सिद्धांत हो, भृगु सिद्धांत हो, मुंडन सिद्धांत हो, पातायनी सिद्धांत हो, हमारे पाराशरीर सिद्धांत जो आज चल रहा है हमारा सब, तो उसमें कहीं भी इस काल सर्प की चर्चा नहीं होती। इसको इतना भयानक बना दिया है कि लोग इसके नाम से ही डर जाते हैं और डराया जाता है और डरा करके फिर उनसे धन ऐंठा जाता है, मोटी कमाई की जाती है, लाखों की पूजा की जाती है कि वहां जाइए महाकालेश्वर पर जाकर के इसकी पूजा कराइए, आप उज्जैन में जाकर के इसकी पूजा कराइए, काशी में कराइए, वाराणसी कराइए। इस तरह की बातें करके लोगों को डरा डरा करके ज्योतिष का जो अस्तित्व है उसको घटाया जा रहा है। ज्योतिष में इस तरह के कोई भी दोष, ऐसे कोई भी योग नहीं मिलते। ज्योतिष सुगम रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है, एक प्रकाश का काम करता है, लेकिन लोगों ने इसको पेट पालने का और डरा करके पेट पालने का एक धंधा बना लिया है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये काल सर्प दोष होता क्या है। जब सिद्धांत नहीं मानते कि भाई काल सर्प दोष कहीं बताया ही नहीं है, तो हम भी नहीं मानते। मैं तो मानता ही नहीं हूं कि काल सर्प दोष कोई होता है, क्योंकि इसका लोगों ने नेगेटिव ज्यादा बात करी है, इसके बारे में पॉजिटिव बात नहीं करी। जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी काल सर्प योग था, वो देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की कुंडली में भी काल सर्प दोष था या योग था, वो भी प्रधानमंत्री बनी। बिल क्लिंटन की कुंडली में भी, सिकंदर की कुंडली में भी, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी, अंबानी की कुंडली में भी ये काल सर्प योग बना हुआ है और वो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं। फिर इसको ऐसा दोष कहां से बता दिया गया, डरा डरा करके कोई काम नहीं बनना तो काल सर्प दोष आपका जो इसकी पूजा करा लो, इसका उपाय कराना पड़ेगा। शादी नहीं हो रही, काल सर्प की वजह से नहीं हो रही। शिक्षा में बाधा आ रही है, काल सर्प योग से आ रही है। विवाह नहीं हो रहा, काल सर्प योग से के कारण नहीं हो रहा। नौकरी नहीं लग रही, काल सर्प दोष के कारण हो रहा है। घर में कोई टेंशन हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, काल सर्प, सब में काल सर्प दोष ही लगा दिया। ये एक भौगोलिक, एक खगोलीय घटना है। उस घटना के माध्यम से ये योग बनते हैं, तो उसको इतना हवा बना करके और परोसा जा रहा है और अपनी जेब भरी जा रही है, जबकि शास्त्रों में इसका कोई जिक्र नहीं है। यजुर्वेद में एक भी मंत्र काल सर्प दोष के लिए, काल सर्प योग के लिए, निवारण के लिए कोई भी सूक्त नहीं कहा गया। उसमें अथर्ववेद में कुछ नहीं कहा गया, पुराणों में कुछ नहीं कहा गया। आप उनको पढ़िए, तब आपको ये मालूम पड़ेगी कि वास्तव में ये क्या है। ये मिथ्या बातें हैं। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई सा भी सिद्धांत पढ़िए, किसी में भी इसकी चर्चा नहीं है। पुराण पढ़ लीजिए, किसी में भी चर्चा नहीं है इसकी।
ये तो 50-40 से समाज में परोसा गया है और इसके सहारे से अपना रोटी रोजी का रोजगार चल रहा है। ज्योतिष बदनाम होती है। 99% लोग जो आते हैं हमसे, जो हम बातें करते हैं लोगों से, तो सबसे पहला उनका यही होता है कि सर हमारी कुंडली में कोई कालसर्प दोष तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है। किसी ने बताया था कि कालसर्प दोष हो सकता है, इसकी वजह से आपके लिए ये हो रहा है। और फिर हमने उन लोगों से पूछा भी कि आपने इसका कोई निवारण कराया था, तो 99% लोग कहते हैं कि हमने इसका उपाय करवाए हैं, वहां जाकर के कराए, हमने वहां जाकर के कराए। हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई फायदा हुआ उससे, कि नहीं हुआ। 99% ही लोग इस बात को कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी उपाय कराने के बाद में, इतनी रकम लेने के बाद में, देने के बाद में भी, पूजा पाठ कराने के बाद में भी, या उसका उपचार करने के बाद में हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो जो लोग इसको करा रहे हैं केवल पेट भरने के लिए, उनको ये भी रिसर्च करनी चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने वहां उस व्यक्ति के लिए ये पूजा कराई थी, क्या उसको इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। आत्मसंतुष्टि जरूर होती है कि यहाँ हमने इसका उपाय करा लिया, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि इसका कोई उसमें योगदान है ही नहीं। राहु अपनी जगह पर प्रभाव देता है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव मिलता है, लेकिन कालसर्प तो ये कपोल कल्पित कहानी है। इसी के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों, तो लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि तो इसमें ज्यादा बातें नहीं मैं बताना चाहता हूं, लेकिन ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। देखिए हमारा ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ही हमारी पृथ्वी घूम रही है। इस पृथ्वी का मार्ग है ये, जो सूर्य के चारों, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के परिक्रमा इस तरह से ये लगा रही है, ये आगे बढ़ती हुई जा रही है। अब इस पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा है, जो चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये खगोलीय घटना है। ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, जिससे दिन रात बनते हैं, मौसम बनते हैं, महीने बनते हैं, दिन बनते हैं। इनसे ही यहां से दिन और रात का निर्माण होता है। तो ये चंद्रमा अपनी परिक्रमा कर रहा है, अपना इसका एक मार्ग है, पृथ्वी का ये मार्ग है। जब ये चंद्रमा अपने मार्ग पर आगे को बढ़ता हुआ इस रास्ते को, पृथ्वी के रास्ते को, जो सूर्य के चारों तरफ का रास्ता है, इसको यहाँ काटता है, तो इसको राहु का नाम दिया गया, और ज्योतिष में इसको छाया ग्रह बोला गया। ये उपग्रह माने गए हैं राहु को, और ये घूमता हुआ ये नॉर्थ की तरफ को चली जाती है, नॉर्थ पोल है ये, तो ये नॉर्थ की तरफ को चली जाती है, और इधर को फिर ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है। तब ये चल करके इस नॉर्थ साउथ पोल में जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है, तो फिर इस पृथ्वी के मार्ग को यहाँ काटता है। तो ये 180 डिग्री पर जाकर के राहु और केतु का निर्माण होता है। इसको हम केतु कहते हैं, और यहां चंद्रमा काट रहा है, इसको राहु कहते हैं। जो हमारी इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी है उसमें राहु के लिए नॉर्थ नोड ऑफ द मून, नॉर्थ की तरफ को जाते हुए चंद्रमा के द्वारा जो रास्ता काटा गया उसको बताया गया। और जब ये घूम करके साउथ पोल की तरफ आ जाता है, तो उसको साउथ नोड ऑफ द मून, तो वो चंद्रमा ने उसके साउथ भाग में आ गए, दक्षिणी भाग में आकर के उस रास्ते को काटा, तो ये 180 डिग्री पर एक दूसरे के साथ बनते हैं। और ये जो पॉइंट है कि धीरे 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 पीछे की तरफ को ये आगे को बढ़ता रहता है चंद्रमा, और ये महसूस होता है ये पीछे को जा रहा है। तो राहु और केतु को इसीलिए बकरी भी माना जाता है। इसकी परिक्रमा करने में 18 वर्ष लगते हैं। 18 वर्ष में ये पूरा कर पाता है। ये तो हुआ हमारा खगोलीय सिद्धांत। अब हम जो हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में जो समुद्र मंथन की गाथा होती है, वहां पर राहु और केतु को जो माना गया,
कि जब उन्होंने रूप बदल करके, अपना भेष बदल करके अमृत पान कर लिया, चंद्रमा ने और सूर्य ने इशारा किया भगवान विष्णु को कि ये हमारा देव नहीं है, कि वो दैत्य है, रूप बदल के यहाँ आया है। वो समझ गए इस बात को और उन्होंने चक्र सुदर्शन से उनके सर को काट दिया। इस प्रकार से उनके दो भाग हुए, उसको भी राहु और केतु का नाम दिया गया। मित्रों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो काल सर्प के बारे में कर रहे हैं कि काल सर्प योग या दोष बनता कैसे है। बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। ये हमने एक कुंडली का खाका बनाया और इसमें हमने यहां पर राहु को बिठाला, यहां केतु को बिठा दिया, क्योंकि ये 180 पे हमने बताया कि 180 डिग्री पर ही होते हैं। अब इससे, अब देखिए इसमें एक बात और समझने की है। जो मानने वाले लोग हैं उसमें यह कहा गया कि राहु और केतु के मध्य, तो राहु केतु का मध्य का मतलब यह है कि इस भाग को छोड़कर यहां से लेकर के यहां 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 और यहां 1 2 3 4 5 भावों में या घरों में, हाउस में यदि ग्रह, सारे ग्रह बैठे हुए हैं इधर को, या 1 2 3 4 5 इधर को बैठे हुए, इधर नहीं बैठे हुए ग्रह, इधर बैठे हुए, तो इसको क्या कहते हैं? काल सर्प योग बोला गया। इसको कहा काल सर्प योग है। अब इस काल सर्प योग को भी दो भागों में बांटा है लोगों ने। मैं बताने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बाकी मैं इसको मानता नहीं हूं, ज्योतिष में इसकी चर्चा नहीं है। जब ग्रह इसके, ये ग्रह बैठे हुए हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मान लो ये राशियां बैठी हुई हैं। तो राहु कहां जाएगा? राहु उल्टा चल रहा है ना, ग्रह किधर को चलेंगे वो ऐसे चलेंगे, राहु किधर को जाएगा? इधर को जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर सारे ग्रह बैठे हुए हैं, या राहु सूर्य मंगल सब ये इधर बैठे हुए हैं, यहां से लेकर के, तो यहां से बना ये काल सर्प योग। लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ पे भी बैठे इनके साथ भी ग्रह कोई, तो तब भी वो कहते हैं कि काल सर्प योग है। वहां हमें डिग्रियां देखनी चाहिए कि उनकी डिग्रियां क्या कह रही हैं, इससे डिग्री ज्यादा है या कम है, उन चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब काल सर्प योग यहाँ होगा। नहीं, यहाँ पे काल सर्प योग नहीं होता, क्योंकि वो मध्य की बात की गई है साधारण रूप से कि राहु और केतु के मध्य में आ जाए, तो मध्य यहाँ से 5 भावों में बैठता है। इनके साथ बैठने का तो साथ बैठ गए, फिर कहां से हो गया काल सर्प योग? लेकिन मान नहीं लोग। तो ये जो ग्रह हैं, तो ये राहु इधर को जाएगा और ग्रह इधर को जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो जो राहु के मुख में जा रहे हैं उसे कहते हैं मुखाग्र काल सर्प योग, मुंह से खाने वाला। ऐसे ऐसे डरावनी बातें करी हैं। और यदि यही ग्रह यहां ना होकर के इधर बैठे हो, यहां बैठे हो यहां पर, तो ये ग्रह इधर को बढ़ेंगे और ये केतु इधर को बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं पृष्ठ भाग काल सर्प योग, पीछे की तरफ से डसना, इधर से मुखाग्र से खाना। तो इस तरह की बातें, मिथ्या बातें बहुत इसमें कही गई हैं। और काल सर्प योग 12 तरह के इसमें बताए, 12 भाव में 12 तरह के काल सर्प योग बताए। मैं उनकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। और बहुत से लोगों ने तो भाई यहाँ पे पहले भाव में राहु बैठा तो अनंत हो गया, दूसरे में बैठा तो वासुकी हो गया, तीसरे में बैठा कुल्लू, इस तरह से सारे नाम दे रखे हैं। शंखपाल है, कोई नागपाल है, बहुत 12 उन्होंने वो जातियों के, जो सर्पों की जातियां हैं उनके उपनाम यहाँ पे लिख रखे हैं उन्होंने, उसको मानते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये 12 तो हो गए, तो ये मेष लगन में हो गए 12, फिर वृष लगन में हो गए 12, इस तरह से 144 तरह के होते हैं काल सर्प योग। भाई जब कहाँ से लेके आए, हमारे समझ में ये बात नहीं आती। ज्योतिष का ऐसा नाश करने पर तुले हुए लोग बात,
इसकी गरिमा को घटाए जा रहे हैं। और जो ज्योतिष पढ़ के आए हैं, जो हमारे विद्वान साथी जो ज्योतिष कर रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिष को पढ़ा है, सिद्धांतों को पढ़ा है, उन शास्त्रों को पढ़ा है, वो आज कालसर्प योग की बिल्कुल आज भी निंदा करते हैं, इनकी भरसक निंदा करते हैं कि ये कोई योग नहीं होता। वो भी खंडन कर रहे हैं इस बात का, मैं भी खंडन कर रहा हूं इस बात का, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है इसको डराने पर लगे हुए हैं और उन लोगों से बहका करके उनसे पैसा ऐंठने पर लगे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ज्योतिष बदनाम होती है कि ज्योतिष में इस तरह की बातें डाल दी गई। दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहाँ मान लीजिए राहु बैठा हुआ है, यहाँ केतु बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा हुआ है, शनि और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। अब इसको आप लगाइए कि इधर कोई भी ग्रह, राहु से लेकर के केतु तक कोई ग्रह नहीं है। यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, कालसर्प योग का निर्माण बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और चंद्रमा को और ले लीजिए, 9 ग्रह हो। अब ये क्या बन गया? ये पूर्ण कालसर्प योग बना हुआ है। ये तो समझने की बात है। अब मैं इस बात को क्यों बताना चाह रहा हूं आपको कि अब ये सूर्य, बुध और शुक्र लगभग साथ साथ एक एक राशि में एक एक महीना के लगभग रहते हैं। गुरु 1 साल रहता है एक राशि में, शनि 2.5 साल रहता है, मंगल 45 दिन में बदल जाता आगे। यदि यहां से सूर्य को और इसको लेके हम जहां चलें, ये दिसंबर के महीने की लगभग बात हो रही है, सूर्य यहां है तो यहां आएगा, फिर सूर्य 1 महीने के बाद, फिर यहां आएगा सूर्य, और ये बुध और शुक्र यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे। अर्थात 1, 2, चलो यहां से मान ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक इस कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। इसमें केवल मात्र एक चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो तेजी से जाएगा, 15 दिन इधर से घूम करके फिर यहीं आ जाएगा। तो चंद्रमा बाहर निकल गया तो उसको क्या कहते हैं? आंशिक काल सर्प योग। तो काल सर्प तो फिर भी रहा, फिर भी पूजा करानी है। चंद्रमा फिर लौट करके यहीं आ गया, और इसको कितने दिन लगे? 1 महीना यहाँ, 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 6 महीने में ये यहाँ पर आ गए। तब जाकर के ये सूर्य, बुध और मंगल, वो शुक्र यहाँ निकलेंगे, तब ये काल सर्प दोष भंग होगा। और इधर ये शनि और गुरु जो है यहाँ पहुंच, आगे हो सकता बढ़ जाए उसी 6 महीने में, और नहीं ये यहाँ बैठे रहेंगे, फिर ये घूमते हुए ऐसे आएंगे, मंगल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 6 महीने तक जो जातक, जो बच्चे जन्म लेंगे, विश्व में जो जन्म लेने वाले जातक हैं, वो सारे के सारे काल सर्प दोष में हो गए। तो उनका तो जीवन डिस्टर्ब हो गया। ना वो पढ़ पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना विवाह हो पाएगा, ना शिक्षा ले पाएंगे, ना कोई काम कर पाएंगे। तो सारे दोस्त तो यही बताते हैं, काल सर्प दोष से यही जो भी परेशानी आ रही है काल सर्प दोष के कारण आ रही है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में यही तो 3 ग्रह हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी तो सारे ग्रह, इनको तो सालों लगेंगे आगे बढ़ने में। 2.5 साल में ये जाएगा, 1 साल में जाएगा यहाँ, 1 साल में जाएगा यहाँ गुरु, ये 2.5 साल में, तो ये तो यहीं बने रहेंगे। ये ग्रह जो है ये तेजी से चलने वाले ग्रह, चंद्रमा और सूर्य और बुध और शुक्र, मंगल की भी स्थिति आगे हो सकती है। तो 6-6 महीने तक काल सर्प का निर्माण कर रहे हैं लोग बात, और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ये दुखदाई बात है, अच्छी बात नहीं है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब इतना समय लगेगा और इतने समय में जाकर के वो काल सर्प खत्म होगा,
यहाँ से शुरू हुए दिसंबर से जाकर के मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जाकर के 6 महीने तक आप इसी तरह से आप चलते रहेंगे तो ये कालसर्प योग तो संपूर्ण विश्व में सभी लोगों के लिए दुखदाई हो जाएगा। फिर जो हमने ज्योतिष पढ़ी है, अब समझने की बात यह है, जो हमने ज्योतिष पढ़ी है, जो हमने इन ग्रहों के जो योग कारक ग्रह बताए, यहाँ मान लीजिए सिंह लगने की तो सूर्य कैसे योग कारक नहीं हुआ, मेष लगने की कुंडली है तो मंगल योग कारक कैसे नहीं हुआ, कुंभ या मकर की लगन की कुंडली है शनि योग कारक कैसे नहीं हुआ, वृष या तुला की कुंडली है तो कैसे नहीं बुध और क्या नाम है शुक्र योग कारक हुआ। तो फिर इन योग जो हमने पढ़े हैं, जो सिद्धांत पढ़े हैं, वो बेकार हो गए। इसने ही सारी ज्योतिष चलानी है। जो हमने पंच महापुरुष योग बताए आपके लिए, वो सब बेकार हो गए। हमने लगन के आधार पर योग बताए आपके लिए, राजयोगों की चर्चा की हमने, वो सब बेकार हो गए। ऐसा नहीं है। यदि हम राहु और केतु के बारे में बात करें तो राहु एक ऐसा ग्रह है कि वो कहीं लाभ देता है और कहीं हानि देता है। केवल राहु की बात तो हो सकती है लेकिन कालसर्प की बात नहीं होगी। ये तो खगोलीय घटना है कि वो इस तरह से ग्रह वहां पर आ गए हैं, लेकिन जिनका जो अस्तित्व जो लगन है उनके आधार पर वो लगन बेकार हो जाएगी। फिर उसके जो योग कारक ग्रह सब बेकार हो जाएंगे, वो कोई रिजल्ट ही नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। तो फिर इंदिरा गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गई, जवाहरलाल कैसे बन गए, सचिन तेंदुलकर कैसे इतने बड़े सम्राट बने, सोचने की बात है। कालसर्प की बात नहीं है, वहां उनके योग दूसरे राजयोग बने हुए हैं, उनको देखना चाहिए। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कोई कालसर्प योग या कालसर्प दोष नहीं होता। जो लोग इसको मानने वो अपने आप में भ्रमित हैं, वो ज्योतिष नहीं पढ़ रहे। वो ज्योतिष पढ़ें और समझें, सिद्धांतों को देखें, तब जाकर के इसके बारे में बात करेंगे ये है भी है या नहीं भी है। राहु और केतु के बारे में बता। राहु जिस राशि में बैठा होता है, ये पारस्परिक सिद्धांत है, जिस राशि में बैठा हुआ होता है उस राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग काम करता है, वो फल देता है वो उसी के हिसाब से। जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उसके कारकत्व को ग्रहण कर लेता है, उसके अनुसार फल देता है वो। यदि ये राहु राजयोग ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये राजयोग देगा, फिर कालसर्प योग कहां से आएगा भाई। इस पे आपको मनन करना पड़ेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप इन बातों को कहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते, होता ही नहीं है। जो लोग इसको मान रहे हैं, अनंत मानिए, कुलिक मानिए, चाहे वासुकी मानिए, संघपाल मानिए, बहुत सारे इसमें 12 कालसर्प का योग बनते हैं। करिए आप, उनके उपचार करिए, आप करवाइए। भगवान विष्णु यदि आप मान भी रहे हैं तो भगवान शिव जी की आप आराधना कीजिए, अभिषेक कीजिए उनका, गणेश जी की आप वंदना कीजिए, तो राहु और केतु का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। कालसर्प की बात नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि कालसर्प के बारे में बहुत मिथ्या बात चल रही है। आशा करता हूं कि मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। इसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है और ज़्यादा डिटेल में इसके लिए हम बता सकते हैं। तो खगोलीय सिद्धांत को समझिए, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उसके इमेजरी पॉइंट जो हमने बताए। पृथ्वी चक्कर काट रही है, पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा लगा रहा है। जहाँ उस मार्ग को चंद्रमा काटता है उसको राहु कहते हैं, उसके ठीक 80 डिग्री पर फिर चंद्रमा काटता है उसको केतु कहते हैं। इन इमेजरी पॉइंट के लिए जहाँ से हमारी गणना शुरू होती है, जहाँ से हमारी ज्योतिष की जो गणना होती है वो यहाँ से शुरू होती है, इसलिए इनको माना गया है, ना कि इसको एक पाखंड में या इसको डरावने रूप में लोगों से पैसा ऐंठने के लिए। कोई कालसर्प दोष नहीं होता। मित्रों, आसानी से आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया और आप अपना मनन कीजिए, सिद्धांतों को पढ़िए, उन पुराणों को पढ़िए, उस वेदों को पढ़िए जिस शास्त्र में ज्योतिष की बात हो रही है, ज्योतिष को पढ़िए। 5वां अंग है, 6ठा अंग है जो वेदों का, इसको नेत्र माना गया है।
तो इसको प्रकाशमय होकर के इसको आगे बढ़ाइए, इसको गिराने की और घटाने की बातें मत कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ये काल सर्प के बारे में जो चर्चा चली हमारी और आज हमने बताया इसके बारे में, हमारे पास आप कमेंट करके हमें बताइए कि हमने जो सिद्धांतिक रूप से जो आपके लिए चर्चा की है उसके बारे में आप बताइए। आप कहीं इसमें भी कुछ और कुछ रह गया आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे लिख करके पूछिए, हम आपका जवाब देंगे। मित्रों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।